हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में मैथमेटिक्स का प्लान नंबर डिस्कस करेंगे 19, जिसका प्रकरण होगा भाज्य, अभाज्य व सहभाज्य संख्या। पाठ योजना की स्टार्टिंग में हम हमेशा एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण तो दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि लिखकर करते हैं और प्रकरण को हम हमेशा अंडरलाइन करके ही दर्शाते हैं। तो अब समान उद्देश्य में हम विषय से संबंधित 4 से 5 पॉइंट्स लिखेंगे, जिसमें हमें बताना होगा कि इस सब्जेक्ट का पाठ योजना बनाने का पर्पस क्या है, एम क्या है। तो आपने यहाँ पर बताया है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के समान नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण यानी टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आपको जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं वो आपका भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याओं से रिलेटेड होगा। जैसे ज्ञानात्मक के अंतर्गत आपने लिखा है कि छात्र भाज्य, अभाज्य व सहभाज्य संख्याओं का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र भाज्य, अभाज्य व सहभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र भाज्य, अभाज्य व सहभाज्य संख्याओं के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र भाज्य, अभाज्य व सहभाज्य संख्याओं से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक में लिखा गया है कि छात्र दैनिक जीवन में भाज्य, अभाज्य व सहभाज्य संख्याओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अब अगर सहायक सामग्री की बात की जाए तो आपको उन चीजों को मेंशन करना है जो कि आपने टीचिंग के दौरान यूज किया है, जैसे चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट इत्यादि। अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट्स भी यूज किए हैं बच्चों को कुछ समझाने के लिए तो आप उनका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब पूर्व ज्ञान क्या चीज है? जब भी आप बच्चों को कुछ पढ़ाने जाते हैं तो आप डायरेक्ट कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको उसकी प्रीवियस नॉलेज से चीजों को कनेक्ट करना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर बता दिया बच्चे भाज्य व अभाज्य संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए वो 3 टॉपिक है मेन, तो उसमें से 2 के बारे में बच्चों को बेसिक नॉलेज है, समान जानकारी उनको पहले से आती है। अब आप क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं ये टॉपिक, तो सिंपल सी बात है उससे पहले की क्लास में उन्होंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है। अब अगर प्रस्तुतिकरण की बात करें तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे, जिसमें आपको ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिसका जो भी बच्चा उत्तर देगा उस उत्तर से रिलेट करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा। तो आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनाया कि यदि किन्हीं भिन्न भिन्न वस्तुओं को गिने तो किन संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो बच्चा आपको बताएगा 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी आदि सभी प्राकृतिक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। देखिए नेचुरल नंबर्स की बात हो गई, जिसमें हर टाइप के नंबर्स आपके आ रहे हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। अब आपने प्राकृतिक संख्याओं की देखिए बात हो गई उत्तर में, तो आप यहीं से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाज्य संख्या आपके पास आ गया है, तो भाज्य संख्या से रिलेट करते हुए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया कि भाज्य संख्याओं की तरह जो पूर्णतः विभाजित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर मिलेगा आपको कि उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं से रिलेट करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि बच्चा आपको ये चीज बता पाएगा, और इसलिए भी समस्यात्मक है क्योंकि हमने पूर्व ज्ञान में पहले ही मेंशन कर दिया था कि बच्चे को सिर्फ 2 चीजें पता है, भाज्य और अभाज्य। सहभाज्य के बारे में बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। तो अब आप उद्देश्य कथन के रूप में कहेंगे कि बच्चों आज हम भाज्य, अभाज्य व सहभाज्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आप यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि आपने कौन कौन से शिक्षण बिंदु मतलब हेडिंग चूज की पढ़ाने के लिए। आपकी क्रिया क्या रही? अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा बच्चे से तो वो कौन से क्वेश्चन थे? अगर आपने बच्चों को कुछ समझाने का प्रयत्न किया, स्पष्टीकरण किया, तो आपने किन किन शब्दों को यूज करते हुए या क्या क्या डेफिनेशन को यूज करते हुए आपने स्पष्टीकरण दिया। फिर नेक्स्ट आता है छात्र प्रतिक्रिया। अब बच्चों के क्या एक्शन रहे? जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उनके क्या उत्तर थे? जब आपने स्पष्टीकरण दिया तो उस दौरान आपका क्या, बच्चे का क्या बिहेवियर था क्लास में? ये सारी चीजें आपको छात्र प्रतिक्रिया के अंतर्गत दिखानी है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में क्या होता है?
जो अब मान लीजिए आपने प्रश्न पूछा, तो ये ऑब्वियस बात है कि प्रश्न पूछना आपको संकेत दे रहा है कि ये विधि प्रश्नीकरण है। और अगर आप स्पष्टीकरण देके व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका ये विधि व्याख्यान विधि होगा। शामपटकार में आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीज लिखनी होती है। आप बहुत बड़ी डेफिनेशन उठा के सीधे सीधे बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आप बिल्कुल टू द पॉइंट चीज बोर्ड पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग पे आते हैं जो कि है भाज्य संख्याएं। फिर से आप कोई भी हेडिंग चूज करते हैं तो पहले आप एक या दो प्रश्न बच्चे से पूछेंगे, उसके बाद ही स्पष्टीकरण देके हेडिंग को समझाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट आप कभी भी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपने पहला प्रश्न पूछा कि भाग की संख्या का चिन्ह बताओ, तो भाग की संख्या का चिन्ह आपने डिवाइड बता दिया। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया कि जो संख्या पुनः भाग हो जाए वे कौन सी संख्या है, तो बच्चा आपको बताएगा वो संख्या भाज्य संख्याएं हैं। अब विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था। अब स्पष्टीकरण के दौरान आप बताएंगे कि वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं वे भाज्य संख्याएं होते हैं। जैसे 16 के गुणनखंड क्या है, 2 2 2 2, ये उनके फैक्टर्स हैं। बच्चे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, छात्र ध्यान पूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। और विधि होगी व्याख्यान, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे थे, आप स्पष्टीकरण दे रहे थे। अब अगर शामपट की कार की बात करें तो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना है। भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो सके, बस खत्म। अब नेक्स्ट पे आते हैं अभाज्य संख्या। फिर से आप पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करिए पहले, उसके बाद ही आप स्पष्टीकरण की ओर चलेंगे। तो आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि जो संख्या पुनः विभाजित ना हो सके वे कौन सी संख्या है, तो बच्चा आपको इजिली उत्तर दे देगा कि वो संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। और ये विधि कौन सी होगी, प्रश्नीकरण। स्पष्टीकरण के दौरान आपने बताया कि वे संख्याएं जो केवल स्वयं या एक से विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपने बता दिया कि 7 के फैक्टर्स 7 और 1 है, 5 के फैक्टर्स 5 और 1 है। तो बच्चा क्या करेगा, ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेगा, समझेगा, और विधि आपकी व्याख्यान होगी, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है अभाज्य संख्या की, कि ऐसी संख्या जो केवल स्वयं एक से या खुद से विभाजित हो सके। अब थर्ड हेडिंग पे आते हैं सहभाज्य संख्याएं। देखिए अब आप यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सहभाज की बात हो, क्योंकि सहभाज के बारे में तो बच्चा जानता ही नहीं है। तो आपने बस इजी सा दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि 50 में 5 का भाग देने पर कितना आता है, तो बच्चा आपको बता देगा कि 10 आता है। और विधि होगी प्रश्नीकरण। अब आप स्पष्टीकरण करते हुए समझा रहे हैं कि वे दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपने यहाँ पर फैक्टर्स करके दिखा दिए कि 18 के गुणनखंड आपके क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 15 के गुणनखंड क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 1। और ये विधि कौन सी हो गई, अरे सॉरी, ये प्रतिक्रिया क्या रहेगी बच्चे की कि वो ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। और विधि कौन सी हुई, व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्या करते हुए आप बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब शामपटकार में बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखो कि वे दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब बोधात्मक प्रश्न की बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन फ्रेम किए कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य संख्या क्या है। शामपटकार में आप देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पाठ योजना की स्टार्टिंग में एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि मेंशन किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी मेंशन करना होगा। अब आप इन क्वेश्चनों का आंसर बोर्ड पर दिखाएंगे। और बोर्ड पे काम करने का सही तरीका है कि आप इमेजिन करिए कि बोर्ड आपका दो भाग में विभाजित है। आप एक और लिखेंगे, जब स्पेस भर जाएगी तभी आप दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करेंगे। बोर्ड यूज करने का तरीका यही होता है। तो आपने भाज्य संख्या को डिफाइन किया। देखिए आपको प्रकरण यहाँ पर भी आपने अंडरलाइन करके दर्शाया, तो आप प्रकरण जहां जहां भी मेंशन करेंगे आप उसे अंडरलाइन करना कभी मत भूलिएगा। भाज्य संख्या आपने डिफाइन की, इसी तरह अभाज्य संख्या डिफाइन की, और लास्ट में आपने सहभाज्य संख्या डिफाइन की। अब आती है निरीक्षण कार्य की बात। जब छात्र ये शामपटकार अपने नोटबुक में लिखेंगे तो उस दौरान आपका काम होगा कि आप क्लास में घूम घूम कर देखिए कि बच्चा नोटबुक में अपना काम कर रहा है कि नहीं, और अगर उसे कुछ नहीं समझ में आया तो आप उस चीज को भी समझाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन क्वेश्चन, एक बार फिर से आप दोहरान करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि 15 के गुणनखंड निकालो, 300 के गुणनखंड करो, और लास्ट में आपने गृह कार्य दे दिया कि 250 के गुणनखंड निकालो, 270 के गुणनखंड करो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।